हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किए थे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैसे होगा हम लोगों ने देखा था। आइसोथर्मल के केस में कैसे उसका यूज़ किया था, एडियाबैटिक के केस में कैसे यूज़ किया था, आइसोकोरिक के केस में कैसे यूज़ किया था, आइसोबेरिक के केस में कैसे यूज़ किया था। यहाँ पे हम लोग बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, सवाल ये उठा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया ही क्यों गया। उसके बनाने के पीछे बच्चों रीज़न ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी कमियां रह गई थी, बहुत सारी वहाँ पर कमी महसूस हो रही थी। उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बनाया गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट इतना बोलता है कि अगर किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू एनर्जी दी गई तो यहाँ पर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वर्क डन में, बाकी यहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में खर्च हो जाएगा। वहाँ पर बच्चों हीट एनर्जी के इंटरेक्शन यानी डायरेक्शन की बात नहीं की गई है कि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ को होके जा रहा है, हाई टू लो टेम्परेचर, लो टू हाई टेम्परेचर, या कौन सी परिस्थिति में, कोई इसका डिस्कशन नहीं है। और इसी चीज़ को सही बनाने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना यह है बच्चों, पहली बात, सबसे पहला बात, दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को इम्प्रूव करने के लिए सेकेंड लॉ बनाया गया। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है, ये बच्चों हीट एनर्जी के फ्लो के डायरेक्शन को बता रहा होता है। इससे हमें नॉलेज किस बारे में मिलता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन इन द सेंस लो टू हाई टेम्परेचर या हाई टू लो टेम्परेचर। एक और बच्चों यहाँ के लिए बहुत खास बात होती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट मिलता था इंटरनल एनर्जी का, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिलता है एंट्रोपी का, ना कि इंटरनल एनर्जी का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में याद कर लीजिए दिमाग में, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिला था, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा किस चीज़ का, एंट्रोपी का। अब यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार, तमाम साइंटिस्ट महोदय लोगों ने अपने अपने अनुसार कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब वो स्टेटमेंट्स क्या हैं ये आपको नहीं रखना है, यहाँ पर आपको सीखना है कि उन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। मैंने कोई एक स्टेटमेंट खास उसमें से लिया, क्लासियस स्टेटमेंट। इनका कहना ये है कि हीट एनर्जी का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अपने आप होना पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने ये बताया, या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बताया कि हीट एनर्जी का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो सकता है, बशर्ते अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ इन्वॉल्व हो। जैसे रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है वो लो टू हाई टेम्परेचर हो रहा होता है, जो कम टेम्परेचर पे हो और कम टेम्परेचर पे बनाने की कोशिश होती है, वहाँ से हीट एनर्जी निकाली जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये अपने आप नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को वर्क डन करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। यही स्टेटमेंट यहाँ का है कि भाई लो टू हाई टेम्परेचर हीट एनर्जी का फ्लो हो सकता है अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ के अंदर इन्वॉल्व हो। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना ये भी है कि जो भी हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं, 100% हीट एनर्जी, 100% हीट एनर्जी वर्क डन में कभी भी बदला नहीं जा सकता। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, एक है कार्नोट इंजन के बारे में और दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है। कार्नोट इंजन क्या है, आइए देखें। पहली बात तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कार्नोट इंजन एक्चुअली कोई इंजन नहीं है। कार्नोट इंजन एक ऐसा काल्पनिक इंजन है, एक ऐसा इमेजिनरी इंजन है जो कि आइडियल हो।
इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम था कार्नो, साइंटिस्ट महोदय का, इसलिए इसको कार्नोट इंजन का नाम देते हैं। कार्नोट इंजन एक इमेजिनरी इंजन है, एक जो है हाइपोथेटिकल इंजन है, जो कि 100% सारी चीज़ों को आइडियल मानते हुए एज्यूम किया गया है। यहाँ पे ये बेस्ड किस पे होता है बच्चों? बेस्ड होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड होता है? कौन से चीज़ के कॉन्सेप्ट को देता है? एंट्रोपी के। इसका मतलब एक तरह से एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पर ये भी बेस्ड होगा। आइए ज़रा आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये एक आइडियल हीट इंजन है, काल्पनिक आइडियल हीट इंजन है। यहाँ पर वास्तव में ये कोई हीट इंजन नहीं, कल्पना किया गया कि बिल्कुल आइडियल अगर कोई इंजन हो तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कार्नोट इंजन के अंदर बच्चों दो रीजन की कल्पना की गई है, सोर्स और सिंक। यहाँ सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा, सिंक जो कि लो टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर हीट एनर्जी का फ्लो जो इसके अंदर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। आइए जरा देखें कैसे। 3 बेसिक पार्ट इसके होंगे, सोर्स, सिंक और बच्चों बीच में हीट इंजन रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट एनर्जी का फ्लो होता है तो बीच में इंजन लगा दिया जाता है, और इंजन के अंदर जो भी कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एवरीथिंग जो कुछ भी उसके अंदर होना वो होगा जब हीट एनर्जी इससे फ्लो होगा। तो हीट एनर्जी जब इसके अंदर जाता है तो इंजन के ऊपर वर्क डन हीट एनर्जी कराता है। इस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी यहाँ सिंक को सप्लाई हो जाता है। ये तो अपने आप ही फ्लो होगा हाई टू लो टेम्परेचर, लेकिन बीच में उपयोग इसका कर लिया जाएगा क्योंकि जब ये हीट इंजन से गुजरेगा तो इसके अंदर तमाम सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। यहाँ पर जो वर्किंग मटेरियल होगा उसमें कंप्रेशन, एक्सपेंशन होगा और उस बेसिस पर यहाँ के अंदर वर्क डन हो रहा होता है, और बाकी हिस्सा Q1 का Q2 के रूप में यहाँ लो टेम्परेचर रीजन जिसको सिंक कहते हैं उसको सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा कि अगर मैं देखूँ कि यहाँ से सपोज करिए 100 जूल हीट एनर्जी चला और यहाँ पर मान लीजिए 60 जूल वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए 40 जूल यहाँ चला गया। अब मुझसे पूछा जाए कि यहाँ इफिशियंसी कितनी हुई इस इंजन की, तो इफिशियंसी 60/100 कितना हमें यूजफुल आउटपुट मिला। यूजफुल आउटपुट बेटा यही है, कितना हमें यूजफुल आउटपुट मिला और कितना हमने टोटल इनपुट दिया था। तो बच्चों 60/100 यही इसकी क्या कहलाएगी? इफिशियंसी। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है। अब देखिए Q1 जो हीट एनर्जी आ रहा था उसका कुछ हिस्सा W फॉर वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, बाकी हिस्सा बच्चों आप देखिए यहाँ Q2 के रूप में यहाँ सिंक को सप्लाई हो गया। यानी कि अगर W यानी वर्क डन की वैल्यू मैं निकालने जाऊँ तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2। तो बच्चों यहाँ इफिशियंसी सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आने वाले हैं। इफिशियंसी क्या होगी? तो इफिशियंसी की वैल्यू हो जाएगी W/Q1। W स्टैंड्स फॉर वर्क डन, Q1 स्टैंड्स फॉर हीट एनर्जी सप्लाइड। यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। ठीक है, यूजफुल आउटपुट दिस वन, टोटल इनपुट दिस वन। बच्चों ये हमारे पास W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, अपॉन दिस मच। इसको थोड़ा Q1/Q1 करेंगे 1 एंड दिस मच। तो ये एक इफिशियंसी निकालने के लिए ये इक्वेशन बना। ये फ्रैक्शनल इफिशियंसी दिखा रहा है बच्चों। अगर परसेंटेज इफिशियंसी की कभी हमें आवश्यकता होगी तो जितने टर्म यहाँ पर हैं सबको मैं 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परसेंटेज इफिशियंसी। सिमिलरली यहाँ देखिए, अभी हमने आपको बताया इफिशियंसी इक्वल टू होगा W/Q1। बच्चों आपके यहाँ जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो टेम्परेचर के रूप में डेटा दिया रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। Q2 के जगह पर T1 का Q1 के जगह पर T1, Q2 के जगह पर T2 और यहाँ Q1 के जगह पर T1 कर देना है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो देखिए 1 माइनस Q2/Q1 के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। व्हाट इज T2? T2 is the temperature of sink and what is T1? T1 is the temperature of source. T1 is higher temperature, T2 is lower temperature। और उसी को बच्चों इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इफिशियंसी के लिए इक्वेशन। और ये मैथमेटिकली देखें तो फ्रैक्शनल इफिशियंसी हुआ। फ्रैक्शनल इफिशियंसी को अगर परसेंटेज में कभी बदलने की ज़रूरत पड़ी, जो कि पड़ता है, तो 100 से हम इस पूरे को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करते चले आएंगे। ये हमारा परसेंटेज इफिशियंसी बन जाएगा।
ठीक है, जैसी जहां आवश्यकता होगी वैसा वहां निर्णय लेंगे। कुछ और बातें सोर्स के बारे में जान लीजिए बच्चों। सोर्स की ड्यूटी है हीट एनर्जी को सप्लाई कराना, हीट एनर्जी को देना, और हीट एनर्जी को दे भी और इसका टेम्परेचर भी ना चेंज हो। मतलब इसकी हीट कैपेसिटी कितनी रखनी, इनफाइनाइट। कि इसका खास बात यह है, इसको कहेंगे रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, इसको कहेंगे रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, ये भी नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों इससे कितना भी हीट एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करा लें, इसके बच्चों टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आइडियली नहीं होना चाहिए, जो कि कार्नो जी ने एज्यूम किया। इसके अंदर कितना भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर दें, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। मींस सिंक की भी हीट कैपेसिटी क्या होगी बच्चों, इनफाइनाइट होगी। और ये कोशिश किया जाएगा सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर रहे और इस सोर्स की तुलना में सिंक कम से कम टेम्परेचर पर रहे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में मैं अंतर रखूँगा बच्चों, उतना ज़्यादा इफ़िशियंसी हमें कार्नोट इंजन की मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, कार्नोट इंजन में कार्नोट साइकिल किसे कहते हैं, आइए जरा इस बात पे चर्चा करते हैं। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से खूब सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान लगा के इसको जल्दी जल्दी समझ लीजिए। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। बच्चों कार्नोट साइकिल का मतलब हुआ कार्नोट इंजन के अंदर कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है। आपने सुना होगा इंजन के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है, उसी तरह आप समझिए कार्नोट इंजन के अंदर भी कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस है। उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन बार बार होता रहता है। और यहाँ पर बच्चों कंप्रेशन और एक्सपेंशन होते होते कभी जिस स्टेट में वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है उसी में दोबारा भी आता है। बच्चों इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल बोलते हैं और इसी को कार्नोट साइकिल का नाम दिया जाता है। वर्किंग सब्सटेंस जिस भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में है, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजरने के बाद उसी थर्मोडायनेमिक स्टेट में फिर से आना, इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर बच्चों हम कार्नोट साइकिल का नाम देते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कार्नोट इंजन के अंदर जो बच्चों सबसे पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्या होगा, एक्सपेंशन, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मान लिया हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस उसके अंदर था स्टेट ये में है, थर्मोडायनेमिक स्टेट ये, और यहाँ पर बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और ये कौन से टेम्परेचर से शुरू होगा, हायर टेम्परेचर से, T1 से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहाँ के अंदर हुआ बच्चों। और यहाँ पर हम पूछे टेम्परेचर कितना था, T1, यहाँ पर पूछे T1, इस पूरे कर्व के लिए टेम्परेचर क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा, यहाँ दूसरा प्रोसेस जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो होता है बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर दूसरा हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा B2C, ये प्रोसेस कहलाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये वाले प्रोसेस में बच्चों एंट्रोपी व्हाटएवर वो एंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ के अंदर डिक्रीज कर रहा होगा। और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली टेम्परेचर T1 से T2 पर पहुँचेगा, मतलब सोर्स से किस पे पहुँच गए, सिंक पर। अब बच्चों फिर हमारा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर पूरे कर्व के लिए कहीं भी देखेंगे सिंक के टेम्परेचर के बराबर होगा। पॉइंट डी पर आ गए, थर्मोडायनेमिक स्टेट डी पर आ गए, यहाँ भी टेम्परेचर T2 होगा। और लास्ट में जो फोर्थ प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन जो होगा बच्चों समव्हाट लाइक दिस, फिर से इनिशियल स्टेट में पहुँच गए। इस पूरे को मिलाकर हम लोग कहेंगे कार्नोट साइकिल। इस पूरे को बच्चों मिलाकर हम लोग कहेंगे कार्नोट साइकिल। आइए जरा और बातें करें यहाँ क्या क्या होती हैं। बच्चों यहाँ खास बात ये है कि ये जो हमारा पहला प्रोसेस यहाँ के अंदर इन्वॉल्व हुआ है ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हीट एनर्जी सोर्स से इंजन की ओर या सिंक की ओर आ रही थी। कितनी हीट एनर्जी एंटर की, Q1। अगला हमारे पास है बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें हीट एनर्जी का कोई भी फ्लो नहीं होना है। अगला हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी। कितनी हीट एनर्जी बाहर निकली, बाहर जो निकली वो कहाँ को गई, सिंक को, दैट इज Q2। यहाँ पर लास्ट प्रोसेस जो है बच्चों इसमें कोई भी हीट एनर्जी अंदर या बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ के अंदर कोई भी हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है,
एडियाबैटिक कंप्रेशन का प्रोसेस है। समझ गए बच्चों? तो अगर मैं यहाँ पर आप सबसे एक सवाल पूछूं कि बेटा जी मुझे ये आप बता दो कि यहाँ के अंदर कितनी हीट एनर्जी, कितनी नेट हीट एनर्जी फ्लो की। देखिए Q1 हीट एनर्जी एक साइकिल में इसके अंदर गई, लेकिन उसी साइकिल के अंदर तीसरे स्टेप में आप देखिए Q2 हीट एनर्जी से बाहर निकल गई। तो नेट हीट एनर्जी कितना इसके अंदर गया? आप कहोगे सर Q1 माइनस Q2। नेट हीट एनर्जी सप्लाइड टू कार्नोट इंजन पर साइकिल अगर पूछा जाए तो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा पर साइकिल, एक साइकिल में। मान लो कभी सवाल है 100 साइकिल में क्या होगा, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए सेम डायग्राम, सेम साइकिल को मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में कर्व बना करके। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया है, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से रिजेंबल कर रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस T1 टेम्परेचर पर आगे बढ़ा है। यहाँ एंट्रोपी बच्चों देखिए S1 है, S1 एंट्रोपी है, टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी S1 है, टेम्परेचर T1 है। यहाँ से गया पहला प्रोसेस हुआ एंट्रोपी बढ़कर क्या हो गया S2 और टेम्परेचर T1 ही रहेगा बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें Q1 हीट एनर्जी एंटर हुआ, मैंने बताया। ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई भी हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा। यहाँ के अंदर बच्चों अगला हमारा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन दिस इज सेकेंड प्रोसेस, दिस इज थर्ड प्रोसेस। यहाँ से बच्चों हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगा, दैट इज Q2। और यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारा हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा, ये होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ के अंदर कोई भी हीट एनर्जी का आदान प्रदान इंटरेक्शन नहीं होगा। दिस इज द फोर्थ प्रोसेस। आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी कार्नोट साइकिल है बच्चों, ये भी कार्नोट साइकिल है। दिस कार्नोट साइकिल इज शोन इन PV डायग्राम एंड दिस कार्नोट साइकिल इज शोन इन TS डायग्राम। T स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। ठीक है बच्चों यहाँ पे सवाल ये आता है कि कार्नोट इंजन में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। तो पहला क्या हुआ, याद रखिएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा क्या हुआ, थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। वंस अगेन, first process will be isothermal expansion, second process will be adiabatic expansion, third process will be isothermal compression, fourth process will be adiabatic compression. These four processes combine together to give a thermodynamic cycle. बच्चों कार्नोट इंजन के संबंधित एक थ्योरम होता है जिसको कार्नोट थ्योरम का नाम देते हैं। ये थ्योरम हमसे कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के अंदर T1 और T2 टेम्परेचर का लिमिट वही रहे और उसके अंदर कोई भी इंजन हो, प्रैक्टिकल इंजन हो, तो आइडियल कार्नोट इंजन से उसकी इफिशियंसी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक चीज़ और है, इवन कार्नोट इंजन की भी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। सुन लीजिए फिर से बच्चों, कार्नोट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। थ्योरम ये है, कार्नोट थ्योरम ये है कि कोई प्रैक्टिकल इंजन जो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करे, T1 T2 का जो रेंज है, T1 डिफरेंस T2 का जो रेंज है, उतना ही डिफरेंस का रेंज कहीं और किसी इंजन में रहे, तो उस प्रैक्टिकल इंजन की इफिशियंसी या तो कार्नोट इंजन के बराबर होगी अगर बिल्कुल आइडियल हो जाए तो, या उससे कम होगी, लेकिन कार्नोट इंजन की इफिशियंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसको कार्नोट थ्योरम कहते हैं। और एक स्टेटमेंट और इसमें होता है, इवन कार्नोट इंजन भी 100% इफिशियंट नहीं हो सकता। तो सवाल आता है कार्नोट इंजन 100% इफिशियंट क्यों नहीं हो सकता। देखिए जरा, इफिशियंसी के लिए अभी इक्वेशन हमारा बना था 1 - T2/T1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे अगर हमें परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए होगा तो। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें 100% इफिशियंसी लाना है बच्चों, तो हम चाहेंगे कि ये वाला टर्म जिसको मैंने यहाँ घेरा हुआ है वो क्या हो जाए, 0। तो 1 - 0 × 100 क्या आ गया, 100%। अब T2/T1 इक्वल टू
क्या आना चाहिए, 0। अब इसके 0 आने के दो वजह हो सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकता है कि जो हमारा सिंक है, सिंक का टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो जाए। या फिर दूसरा यहाँ पर हो सकता है जो हमारा सोर्स है उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन हो जाए। तो बच्चों ये दोनों नहीं पॉसिबल हैं, ये दोनों नहीं पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट केल्विन टेम्परेचर तो सन का भी नहीं होता है। तो यहाँ पर फिलहाल इंजन में आप कैसे कर दोगे। यहाँ के अंदर दूसरा ये पॉसिबिलिटी कि सिंक का टेम्परेचर हम 0 केल्विन कर दें। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी लगभग। यहाँ के अंदर बच्चों इतना कम टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल के करीब ये है। और इतना कम टेम्परेचर हम नहीं यहाँ रख सकते, और इसलिए कार्नाट इंजन की इफिशियंसी जो कि बिल्कुल आइडियल माना गया वो भी 100% नहीं हो सकता। 100% कराने के लिए T2 0 लाना पड़ेगा, जो कि 0 केल्विन लाना पॉसिबल नहीं होगा। 100% लाने के लिए T1 इनफाइनाइट करना पड़ेगा। सिंक के सोर्स के टेम्परेचर को इनफाइनाइट करना भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से अगर कोई एक जवाब आपको चुनना पड़े कभी मजबूरी में, तो ये वाला बच्चे चुनिएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसको तो सोच ही नहीं सकते। इसके बारे में कोई थोड़ा बहुत सोच भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का यूज आप सब ने किया है, आप सब ने देखा है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। गए आप दुकान से कोका कोला खरीद लाए, कोका कोला को फ्रिज के अंदर रख दिया। जब खरीद के लाए तब भी वो ठंडा था, लेकिन आप चाह रहे थे और ठंडा हो जाए। मतलब जो हीट एनर्जी उसके अंदर थी उसको उससे बाहर निकालना चाह रहे थे। बाहर का माहौल बड़ा गर्म था, फिर भी लोअर टेम्परेचर कोका कोला के अंदर से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके आप बाहर लाना चाहते थे। यानी हीट एनर्जी का जो फ्लो आप कराना चाहते थे, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रीजन में कराना चाहते थे। बच्चों यहाँ पर ऐसा ही सिचुएशन होता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, पहले तो बेस इसका देख लें कैसे है। ये बच्चों बेस्ड होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जो मैंने आपको समझाया था। ये बच्चों बिल्कुल इसके अंदर जो साइकिल चलती है वो कार्नाट इंजन का जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ सारी चीज़ें रिवर्स मैनर में फ्लो करेंगी बच्चों। वहाँ हीट एनर्जी का फ्लो सोर्स टू सिंक होता था, यहाँ सिंक टू सोर्स होगा। वहाँ हाई टू लो टेम्परेचर होता था, यहाँ लो टू हाई टेम्परेचर हो रहा होगा। बच्चों यहाँ पर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन दी हीट पंप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपने आप हीट एनर्जी का फ्लो लो से हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता। अगर अपने आप हीट एनर्जी का फ्लो बच्चों कराना है तो यहाँ पर लो टू हाई टेम्परेचर अगर हीट एनर्जी का फ्लो कराना है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया बच्चों, सोर्स हीट पंप, रेफ्रिजरेटर के अंदर बच्चों हीट पंप लगा होता है जो हीट एनर्जी को पंप करके बाहर निकालता है। तो एक बात जान लीजिए, ये तो जो मैंने डायरेक्शन अभी फिलहाल इसमें आपको दिख रहा है, ये है हीट एनर्जी का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, जो कार्नाट इंजन के केस में आपने देखा था। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा हीट एनर्जी के फ्लो का वो रिवर्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ कुछ इस प्रकार से हीट एनर्जी का फ्लो होगा। नाम मैंने वैसे ही रखे Q1, Q2, W। यहाँ जब हीट एनर्जी लो टू हाई टेम्परेचर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस हीट पंप को मजबूर कर रही है कि भैया तुम हीट एनर्जी को खींचो और हायर टेम्परेचर में ढकेलो। यहाँ से हीट एनर्जी चला, सिंक को चला, वही बातें यहाँ हीट कैपेसिटी इन दोनों की आइडियली हम इनफाइनाइट मानेंगे, वैसे इनफाइनाइट होती नहीं है प्रैक्टिकली। फिलहाल यहाँ मेन मुद्दों की बात करते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर अगर देखा जाए ध्यान से तो सबसे खास सवाल जो यहाँ पर बनता है कि इसके क्वालिटी, रेफ्रिजरेटर अच्छा है कि ख़राब है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक होगी, उसके बिहेवियर कैसे चेक होगा। तो बच्चों क्वालिटी या बिहेवियर चेक करने के लिए एक पैरामीटर लिया गया, वहाँ इफिशियंसी था। यहाँ जिस पैरामीटर को लिया जाता है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। जनरली इसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड बाई अ पैरामीटर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? हमारा रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट ऐसे जरा ध्यान लगा के सोचो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ से निकले,
कम से कम वर्क डन में, मतलब कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ से निकाल लें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अगर ये काम अच्छे से होता है मतलब वो रेफ्रिजरेटर उतना ही अच्छा है। अच्छा, तो इसको मेजर करने के लिए बच्चों W यहाँ नीचे Q2 ऊपर, Q2 ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोशिश ये होगी W कम से कम हो, कम से कम यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पर अगर ये Q2 ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है, कम से कम बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, Q2/W। बेटा जी यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा भाई, यहाँ पर W प्लस Q2 यहाँ पर रहेगा बच्चों, W प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1। इस प्रकार से बच्चों W की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2। W के जगह पर मैं यहाँ पर रख दूंगा Q1 माइनस ऑफ Q2, आपके सामने रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक इक्वेशन यहाँ से बन जाता है। बच्चों एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास कोई कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन को हम क्या करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे होगा सर, हीट पंप लगा दीजिए हीट इंजन की जगह, अपने आप ये काम हो जाएगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों जब हमारा कार्नोट इंजन था तो उसकी इफिशियंसी ईटा थी, और उसी कार्नोट इंजन को जब हमने रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दिया बच्चों तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मान लीजिए बीटा है। तो सवाल ये उठा बेटा कि ये बीटा और ईटा में क्या संबंध होगा, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जब वही कार्नोट इंजन था तो उसकी इफिशियंसी क्या थी, ईटा के बराबर। तो इन दोनों में रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है, डेरिवेशन तो यहाँ कराएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ईटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ बीटा। इस बात को बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग में बना के रखिएगा। बच्चों मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा है, वो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन यहाँ रास्ते अलग अलग हैं, पाथ अलग अलग। मैंने पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाया है। कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक बार थर्मोडायनेमिक स्टेट ए से बी में जा रहा है वाया पाथ नंबर 1, प्रोसेस 1, पाथ 1, एंड दोबारा बच्चों वो दूसरे रास्ते से दूसरे थर्मोडायनेमिक पाथ से होके गया है, और तीसरी बार थर्ड थर्मोडायनेमिक पाथ से होकर वो जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि भाई यहाँ क्या हीट का एक्सचेंज अलग अलग होगा, क्या वर्क डन अलग अलग होगा? हाँ सर, वर्क डन अलग अलग होगा, हीट का एक्सचेंज भी अलग अलग होगा। आपने तमाम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल में W यानी वर्क डन की वैल्यू कुछ और आई, और यहाँ पर आइडियाबैटिक में कुछ और आई, आइसोबेरिक में कुछ और आया, आइसोकोरिक में कुछ और आया। अगर ये सेम ही आता तो अलग अलग फार्मूले क्यों बनते, अलग अलग कॉन्सेप्ट वर्क डन के क्यों बनते? यहाँ पर बच्चों इसका मतलब वर्क डन जो थर्मोडायनेमिक केस में होता है वो एक पाथ फंक्शन हुआ, रास्ते पर डिपेंड करेगा, और यहाँ जो हीट का एक्सचेंज होगा वो भी पाथ फंक्शन है, वो भी बच्चों रास्ते पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, या इंटरनल एनर्जी में होने वाला जो चेंज है वो स्टेट फंक्शन है। यहाँ के अंदर वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि पहले पाथ में कितना हीट एनर्जी Q1, कितना हीट एनर्जी का सप्लाई हुआ, सपोज डेल्टा Q1 हीट एनर्जी सप्लाई हुआ, कितना वर्क डन W1 हुआ, तो बाकी यहाँ के अंदर बच्चों क्या हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में खर्च हुआ होगा। जितनी भी हीट एनर्जी मैंने सप्लाई की होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार इक्वेशन कुछ ऐसा बना होगा, यानी डेल्टा U इक्वल टू आया होगा बच्चों डेल्टा Q1 माइनस ऑफ, इसको डेल्टा W1 या W1 लिख लीजिए। चलिए डेल्टा W1 लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक जैसा लगेगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W1, यानी दिस मच डेल्टा W1, ऐसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस रहेगा। अच्छा, इसका मतलब हीट एनर्जी सप्लाइड माइनस ऑफ वर्क डन का अगर हम यहाँ के अंदर बच्चों चेंज देखें या इनके बीच में अंतर देखें कितना होगा,
डिफरेंस देखें कितना होगा, तो डिफरेंस हमारे पास डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सभी प्रोसेस में सेम हैं, तो डेल्टा यू सभी में सेम होगा। और डेल्टा यू अगर सभी में सेम होगा मतलब हीट एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन का जो डिफरेंस आएगा वो सभी पाथ के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब मैं कह लूँ डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1, मैं कर लूँ डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा W2, ऐसे कर लूँ डेल्टा Q3 माइनस डेल्टा W3, ऐसे कर लूँ। तो बच्चों ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर है। अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, सेम होगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे।